तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है गैस्ट्राइटिस। तो ये एक पैथोलॉजी है रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमें स्टमक में देखने को मिलता है, जिससे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। तो जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में स्टमक के बारे में देखा था, तो स्टमक जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, कुछ जे शेप जैसा होता है, अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। उसके 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरस। तो ये सब चीजों के बारे में हमने देखा था। तो अभी हम गैस्ट्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ स्टमक। स्टमक में 2 इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलते हैं। इन्फ्लामेटरी यानी कि जहाँ पे स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, जहाँ पे WBC काउंट्स प्रेजेंट हो, ऐसा कंडीशन इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो होता है वो देखने मिलता है हमें 2 कंडीशन में स्टमक में। सबसे पहला है गैस्ट्राइटिस और दूसरा है पेप्टिक अल्सर। तो इस लेक्चर में हम गैस्ट्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। तो जैसे कि गैस्ट्राइटिस जो वर्ड है उसमें आइटिस आता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। और गैस्ट्रिक यानी कि हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक रीजन। तो गैस्ट्रिक रीजन में इन्फ्लामेशन होना उसे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। तो उसका डेफिनेशन कैसा है? इट इज एन एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजल लेयर ऑफ द स्टमक। म्यूकोजल लेयर जो होता है स्टमक में, जो अंदर की तरफ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है जो बना होता है कॉलमनार एपिथेलियम से, जिसे हम कहते हैं म्यूकोजल लेयर। तो कोई भी एक्यूट यानी कि सडन बना हुआ या फिर क्रॉनिक स्लो प्रोसेस से होते हुए इन्फ्लामेशन होता है म्यूकोजल लेयर पे, यानी कि स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है उसमें इन्फ्लामेशन होना, म्यूकोजल लेयर पे इन्फ्लामेशन होना, वो एक्यूट भी हो सकता है, सडन ऑनसेट भी हो सकता है और धीरे धीरे डेवलप भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस का डेफिनेशन कैसा है? तो गैस्ट्राइटिस इट इज एन एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोजल लेयर ऑफ स्टमक। जो म्यूकोजल लेयर होता है स्टमक का, उसका इन्फ्लामेशन होना किसी रीजन से, तो उसे हम कहेंगे गैस्ट्राइटिस। अभी गैस्ट्राइटिस क्लासिफाई कितने टाइप पे किया जाता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस अगर हम देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एक्यूट गैस्ट्राइटिस और एक है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस मतलब सीवियर या फिर सडन, सीवियर एंड सडन गैस्ट्राइटिस अगर हम बोलेंगे, एक्यूट का मतलब होता है तो सडनली डेवलप होना, और क्रॉनिक यानी कि स्लो ऑनसेट, धीरे धीरे प्रोग्रेस होना, तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो इस तरह से गैस्ट्राइटिस 2 क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप में, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है उसके आगे जाके 3 पार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहला है एक्यूट हेलिकोबैक्टरी पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। तो सबसे पहला है एक्यूट एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। दूसरा अदर इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस और तीसरा नॉन इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस। तो सबसे पहला है जो एच पाइलोरी, जो बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से अगर गैस्ट्राइटिस होता है तो वो आता है एक्यूट एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में। दूसरा एच पाइलोरी छोड़ के कोई और इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई और, हम बोल सकते हैं वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, किसी और इन्फेक्शन से हुआ, तो उसे हम कहेंगे अदर इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस, एक्यूट अदर इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस। और तीसरा नॉन इन्फेक्टिव यानी कि किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट नॉन इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस। तो इस तीनों का जो क्लासिफिकेशन वो किया जाता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस में। दूसरा है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस यानी कि स्लो ऑनसेट होना, धीरे धीरे प्रोग्रेस होना। तो उसमें कितने टाइप्स आते हैं? उसमें 5 टाइप आते हैं। सबसे पहला है टाइप ए गैस्ट्राइटिस, दूसरा है टाइप बी गैस्ट्राइटिस, तीसरा टाइप ए बी,
चौथा केमिकल गैस्ट्राइटिस और पांचवा मिसेलेनियस गैस्ट्राइटिस। तो ये क्या होता है, तो टाइप ए गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होते हैं, और ऑटो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, अपने ही सेल्स को किल करते हैं। तो अपने ही सेल्स को किल करेंगे, म्यूकोजल लेयर को डैमेज करेंगे, तो उसकी वजह से जो गैस्ट्राइटिस देखने मिलेगा उसे हम इंक्लूड करेंगे टाइप ए गैस्ट्राइटिस में, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज के वजह से होता है। दूसरा टाइप बी गैस्ट्राइटिस। अगर लॉन्ग टर्म हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन है, एच पायलोरी का इन्फेक्शन अगर 3 महीना 6 महीने से ज्यादा है, तो हमें सीवियर फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस देखने मिलेगा, तो उसका हम इंक्लूजन करेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस टाइप बी में। तो टाइप बी गैस्ट्राइटिस जो होता है वो एच पायलोरी रिलेटेड होता है। तीसरा है टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस, जिसे हम कहेंगे मिक्स्ड गैस्ट्राइटिस, एनवायरमेंटल गैस्ट्राइटिस कहेंगे। चौथा है केमिकल गैस्ट्राइटिस। कोई भी केमिकल चीज जो कि डिओडिनम से ऊपर की तरफ आती हो और वो डैमेज करती हो म्यूकोजल लेयर को स्टमक के, तो उसे हम कहेंगे केमिकल गैस्ट्राइटिस या फिर रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस कहेंगे। और अगर कोई भी क्लासीफाई ना हो पाए, तो 2-3 गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसका इंक्लूजन किया जाता है मिसेलेनियस गैस्ट्राइटिस में। तो गैस्ट्राइटिस क्लासीफाई कितने टाइप में किया है, सबसे पहले एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में 3 टाइप है, एक्यूट एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस, दूसरा एक्यूट अदर इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस, तीसरा एक्यूट नॉन इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस 5 टाइप में किए जाते हैं। टाइप ए गैस्ट्राइटिस जो ऑटो इम्यून होता है, टाइप बी गैस्ट्राइटिस एच पायलोरी रिलेटेड, टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस जिसे हम मिक्स्ड या फिर एनवायरमेंटल गैस्ट्राइटिस कहते हैं। चौथा है केमिकल गैस्ट्राइटिस जो कि रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस भी कहा जाता है, और पांचवा है मिसेलेनियस गैस्ट्राइटिस। तो ये चीज हमें पता चल गया कि गैस्ट्राइटिस 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। अभी इसमें हम देखेंगे सबसे पहला एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टमक। सीधे सीधे से अगर हम देखेंगे तो गैस्ट्राइटिस, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, गैस्ट्रिक का मतलब गैस्ट्रिक रीजन या गैस्ट्रिक वॉल में इन्फ्लामेशन होना, एक्यूटली यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में या इमीडिएटली या सडन जो डेवलप होता है उसे हम कहेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो इट इज ए ट्रांजिएंट मतलब ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता। एक्यूट सडन ऑनसेट, इन्फ्लामेटरी यानी कि स्वेलिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टमक मेनली म्यूकोजा। जो म्यूकोजा होता है, जो लेयर होता है, आउटर लेयर जो होता है किसका, स्टमक का जो इनर लाइनिंग में सबसे बाहर का लेयर होता है चारों में से, वो म्यूकोजा है। तो म्यूकोजा में इन्फ्लामेटरी चेंजेस होना जो कि सडन हो लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो जो ये म्यूकोजल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो म्यूकोजल लेयर पे इन्फ्लामेशन होना जो कि सडन होना लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होना, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो इसका डेफिनेशन है ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टमक मेनली म्यूकोजा यानी कि म्यूकोजल लेयर। दूसरा इडियोपैथोजिनोसिस, कैसे डेवलप होता है, मतलब किस कारण से, कॉजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज होता है डाइट। हम लोग जो खाना पीना खाते हैं उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो डाइट में क्या क्या आता है, स्पाइसी फूड, जैसे कोई भी फूड जिसके अंदर नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, ये सब चीज अगर ज्यादा होते हैं तो उससे गैस्ट्राइटिस होता है। दूसरा एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, अगर अल्कोहल इंटेक ज्यादा अमाउंट में किया जाता है तो वो भी क्या करता है, जो लाइनिंग होता है स्टमक के उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। तीसरा माल न्यूट्रिशन, और चौथा है हैवी स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम देता है, लंग्स में, स्टमक में, मोस्टली स्मोकिंग सब जगह पे प्रॉब्लमेटिक है, हर एक पार्ट को वो डैमेज करता है। दूसरा है इन्फेक्शन में या फिर बैक्टीरियल या फिर वायरल हम कह सकते हैं।
तो बैक्टीरियल में एच पाइलोरी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन रिलेटेड टू निमोनिया, वायरल में अगर हम देखेंगे तो हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, तो इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। तीसरा है ड्रग रिलेटेड, तो ड्रग रिलेटेड जैसे कि NSAID नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं, जो कि हम पेन के लिए या फीवर सबसाइड करने के लिए देते हैं, तो NSAID ड्रग्स का भी यूज ज्यादा करने से भी गैस्ट्राइटिस होता है। दूसरा एस्पिरिन, तीसरा कॉर्टिसोन और चौथा इंडोमिथाजिन। तो ये सब मोस्ट प्रोबेबली पेन रिलेटेड काम करते हैं। कॉर्टिसोन, इंडोमिथाजिन, ये सब अर्थराइटिस में यूज करने वाले ड्रग्स हैं। तो ये ड्रग्स यूज करने के से पहले हमें ये देखना काफी जरूरी है कि पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है या नहीं। अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होगा तो ये सारे ड्रग्स देने से पेशेंट और भी डिटोरेट हो सकता है, गैस्ट्राइटिस उसका एक्यूट से क्रॉनिक फॉर्म ले सकता है। चौथा है केमिकल एजेंट, कोई भी टाइप का करोजिव केमिकल या फिर हम कह सकते हैं एसिड हुआ, अल्कली हुआ, ये सब इंजेस्ट करने की वजह से गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस है। पांचवा है सीवियर स्ट्रेस, तो कभी भी अगर हम स्ट्रेस बोलेंगे तो स्ट्रेस यानी कि टेंशन, कोई बोलता है अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का मतलब टेंशन होता है, लेकिन इसमें सीवियर स्ट्रेस का मतलब कुछ अलग है, यानी कि वो ऑर्गन पे दबाव पड़ना, वो ऑर्गन पे प्रेशर पड़ना। तो वो कैसे होता है? सबसे पहला एक्सेसिव बर्न, ज्यादा बर्न होने की वजह से वहां पे वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्ट्रेस हम जिसे बोलते हैं, और उसमें हमें गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है। दूसरा है सर्जरी और तीसरा है ट्रॉमा, कोई भी इंजरी होने की वजह से। तो ये सब क्या है? कॉजेज है जिससे एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। कौन कौन से? सबसे पहला डाइट, जिसमें स्पाइसी फूड, एक्सेसिव अल्कोहल, मेल न्यूट्रिशन और हैवी स्मोकिंग आता है। दूसरा इन्फेक्शन, जिसमें वायरल बैक्टीरियल आते हैं इन्फेक्शन। तीसरा ड्रग्स में NSAID, एस्पिरिन, कॉर्टिसोन, इंडोमिथाजिन आता है। चौथा है केमिकल एजेंट, जिसमें करोसिव केमिकल्स आते हैं, एसिड एंड अल्कलीज। और पांचवा है सीवियर स्ट्रेस यानी कि एक्सेसिव बर्न, सर्जरी और ट्रॉमा। इसके बाद ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं? तो ये जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो तीन काम करते हैं। क्या करते हैं? तीन काम करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं कि रिड्यूस ब्लड फ्लो। जो गैस्ट्रिक या फिर हम कह सकते हैं स्टमक के वॉल को जो ब्लड सप्लाई करते हैं, वहां पे ये क्या करते हैं? ब्लड फ्लो को रिड्यूस करते हैं, ब्लड फ्लो को कम करते हैं, जिसकी वजह से इस्चेमिया डेवलप होता है। वहां के मसल्स को जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता, जिसकी वजह से म्यूकोजल हाइपोपरफ्यूजन होता है, यानी कि ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पाता, और उससे गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इस्चेमिया डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से म्यूकोजल हाइपोपरफ्यूजन होता है और गैस्ट्राइटिस देखने मिलते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसकी वजह से, ये फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन होता है। इंक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन, तो जैसे कि गैस्ट्रिन के बारे में हमने पढ़ा था, तो गैस्ट्रिन की वजह से क्या होता है? एसिड सिक्रीशन बढ़ता है। तो कभी भी कोई हम लोग ज्यादा हैवी फूड लेते हैं तो उसके वजह से क्या होता है? एसिड सिक्रीशन ज्यादा बढ़ने लगता है। एसिड सिक्रीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है? जो एपिथेलियम होता है, कॉलमनार एपिथेलियम होता है, म्यूकोजल लेयर में जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है, वो डैमेज होने लगता है, और उसके वजह से हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। तीसरा है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस किया जाता है, बाइकार्बोनेट है वो सब म्यूकोजल लेयर से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है? तो बाइकार्बोनेट का काम होता है कि जो भी एसिड पार्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको जो इनर लाइनिंग है वहां पे लगने न देना, यानी कि एसिड के वजह से जो बॉल्स होता है, जो लाइनिंग होता है मसल्स का, वो डैमेज ना हो पाए, ये चीज का ध्यान रखता है बाइकार्बोनेट। तो इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन कम होने की वजह से कॉलमनार एपिथेलियम डैमेज होने लगता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हमने पढ़ा है, उसके वजह से रिड्यूस ब्लड फ्लो कम होता है।
म्यूकोजल हाइपोपरफ्यूजन होता है और गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है। दूसरा, अगर इंक्रीज एसिड सिक्रीशंस हुआ तो भी वो एपिथेलियम को डैमेज करता है और हमें गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है। और तीसरा, अगर बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन कम होता है तो भी एपिथेलियम डैमेज होता है और उसके वजह से गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है। अभी ये सब चीज के बाद मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें क्या देखने मिलेगा। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या देखने मिलेगा, तो सबसे पहले अगर मैक्रोस्कोपिक देखेंगे तो देखने मिलेगा कि जो म्यूकस है, जो यहाँ का इनर लाइन का जो म्यूकस है उसमें क्या होता है, एडिमा डेवलप होता है, सूजन आने लगता है, एडिमा डेवलप होता है और वहां पे हेमोरेजिक स्पॉट्स देखने मिलेंगे। ब्लड के जो डॉट ऐसा करके स्पॉट्स, हेमोरेजिक स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, हमारे बॉडी के सोल्जर्स है। जहां पे भी कोई भी डैमेज होता है बॉडी में, कुछ इन्फेक्शन होता है, कुछ डैमेज होता है, वहां पे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस सबसे पहले आ जाते हैं। तो जैसे कि गैस्ट्राइटिस में भी डैमेज होता है म्यूकोजल वॉल का, तो वहां पे भी क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है न्यूट्रोफिल्स का। और दूसरा हमें देखने को मिलता है हेमोरेज, यानी कि ब्लड देखने मिलता है, ब्लड स्पॉट देखने मिलता है। कहाँ पे, तो इनर लेयर जो कि म्यूकोजल लेयर के ऊपर। तो ये चीज हमें माइक्रोस्कोपिकली देखने मिलता है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर में क्या देखने मिलता है, मैक्रोस्कोपिक म्यूकोजल एडिमा, हेमोरेजिक स्पॉट्स, और माइक्रोस्कोपिक में इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स और हेमोरेज ऑन दी सरफेस।